हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पिछली क्लासेस में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक रेजिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लंबा भी है। तो ये काफ़ी दिनों तक की चलने वाला टॉपिक है। इसी में ही हम रेजिस्टेंस की टाइप पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ेंगे, कार्बन प्रतिरोध भी पढ़ेंगे, कार्बन का संयोजन भी पढ़ेंगे, और भी चीज़ें हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो। ठीक है, धारा के प्रवाह में क्या वह अवयव वह अवयव या घटक जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है युक्ति को प्रतिरोधक रजिस्टर कहते हैं। तो देखो, प्रतिरोध क्या होता है? वह अवयव या घटक जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें तीन चीज होती है। एक तो होता है प्रतिरोध का गुण, बाधा उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसको तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जो बाधा उत्पन्न कर रही है उस युक्ति को प्रतिरोधक बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। और जो बाधा उत्पन्न करने की जो प्रकृति होती है उस प्रकृति को रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कहा जाता है। जैसे कि देखो, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का गुण, बाधा उत्पन्न करने का गुण जो गुण होता है इस गुण को प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। मैंने क्या बोला है कि जो धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है उस युक्ति को तो हम प्रतिरोधक बोलते हैं, रजिस्टर कहते हैं। लेकिन जो धारा उत्पन्न करने का जो गुण होता है जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो धारा
उत्पन्न करने की जो प्रकृति होती है, क्या होता है प्रकृति, ऐसे हम बोलते हैं ना कि कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, किसी क्रोम का वायर है, टंगस्टन का वायर है, तो वो जो प्रकृति है उस प्रकृति को प्रतिरोधकता बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उसको हम आगे अलग से पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी को, अभी हम इतना ही देखते हैं। तो क्या है कि भाई ये हो गया। तो पहली बात तो भाई इसका प्रतीक क्या है, पहली बात तो प्रतीक, हम रजिस्टर को किससे डिफाइन करते हैं, इसका प्रतीक है। तो प्रतीक तो भाई इसका आर होता है, सीधी सी बात है। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक भाई इसका ओम होता है। ऐसे ही मात्रक, ऐसे ही मात्रक इसका ओम होता है। ओम होता है और ओम को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रतिरोध में क्या क्या गुण होने चाहिए। क्यों प्रतिरोध देख रहे हैं, प्रतिरोध में क्या गुण होने चाहिए, प्रतिरोध के गुण, राइट। तो पहली बात तो ये मार्केट में आसानी से, एक तो सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। क्या है, सस्ता व आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, राइट। एक तो मार्केट में आसानी से मिल जाए, हर किसी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे जाके हम मांगे और वो चीज हमें मिल जाए। तो एक तो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, एक वो सस्ता भी होना चाहिए प्रोडक्ट, है ना। ऐसा ना हो कि वो महंगा हो, ये तो पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या है, किसकी वाट क्षमता उच्च होनी चाहिए, वाट क्षमता उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, राइट। अब जो वाट क्षमता रहती है ना, वो इसके आकार पे व्यास के समानुपाती होती है। आकार बोलो या तुम व्यास बोलो, मोटाई बोलो तार की, जो भी है, आकार के व्यास के क्या समानुपाती होती है, क्या, इसकी वाट क्षमता। जिसका जितना अधिक आकार होगा, जो आकार में बड़ा होगा उसकी वाट क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और जो छोटा होगा उसकी वाट क्षमता उतनी ही कम होगी। जैसे कि आपने रियोस्टेट देखा होगा, अगर आप कॉलेजों के अंदर अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने वहां रियोस्टेट देखा होगा, तो वो एक प्रकार का वायर बाउंड प्रतिरोध है। तो उसका आकार बड़ा है तो उसकी वाट क्षमता भी अधिक होती है। भाई आपने कार्बन प्रतिरोध भी देखा होगा, जो पीसीबी जो प्लेट होती है वहां पे कार्बन प्रतिरोध होता है, तो उसका आकार बहुत छोटा होता है, तो उसकी वाट क्षमता भी उसी रेंज की होती है। तो आकार के समानुपाती होती है वाट क्षमता, जिसका आकार कम तो उसकी वाट क्षमता कम, जिसका आकार ज्यादा तो उसकी वाट क्षमता ज्यादा। तीसरी चीज आती है ताप गुणक, ताप गुणक को अल्फा से डिफाइन करते हैं। ताप गुणक यथासंभव कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। यथासंभव, यथासंभव कम होना चाहिए, मतलब जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए। अब पहली चीज तो आती है कि ताप गुणक होता क्या है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता ताप गुणक होता क्या है। ताप गुणक होता है कि भाई किसी भी चीज, जैसे अपना कोई प्रतिरोध है, ताप गुणक माने उसका तापमान पे इफेक्ट कितना है, कि भाई देखो तापमान चेंज होता है ना, अपना जो एनवायरमेंट का जो तापमान चेंज होता है, सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में अधिक होता है, तो उसका उस प्रोडक्ट मतलब प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो है ताप गुणक, है ना। ताप गुणक है कि भाई जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर चेंज होने पे प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो
प्रतिरोध है उस पे जो हमारा जो तापमान है, तापमान का प्रभाव कम से कम होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, जैसे कि तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक हमने 100 ओम का प्रतिरोध लिया, हमने देखा कि जो सर्दियों में उसका तापमान क्या था, 100 ओम था, हमने देखा। और सर्दियों में हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो समथिंग 10 से 20 ओम, मतलब 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रहता है। वहां पे उसका प्रतिरोध 100 ओम है। जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो 40 to 50 टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस चेंज होकर अगर 150 ओम हो जाए तो वो बात थोड़ी सही है ना। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि भाई उसका प्रतिरोध फिक्स रहना चाहिए, या तो 100 ही रहे हर जगह, या 150 ही रहे। बट वो पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज का तापमान पे कोई प्रभाव ना पड़े, हर चीज पे तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो प्रभाव है वो कम से कम होना चाहिए प्रतिरोध पर, कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा अगर प्रतिरोध चेंज भी हो रहा है 100 ओम से, तो ये 105 तक ही हो या 102-3 तक ही हो, मतलब थोड़ा मोड़ा एडजस्टेबल चलता है। लेकिन इतना अगर चेंज हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है जहाँ पे वो प्रतिरोध लगा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और इफिशियंसी कम हो जाएगी ना। तो हम चाहते हैं कि ताप गुणक यथासंभव कम होना चाहिए। पहली बात, ताप गुणक होता क्या है कि प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, कि भाई प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, भाई क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ताप गुणक। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिन पे सबसे कम, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे कम होता है? तो इसके देखो दो पदार्थ हैं। एक तो अपना, एक होता है मैग्नीन, एक होता है मैग्नीन। एक होता है मैग्नीन। तो मैग्नीन होता है, एक मैग्नीन होता है और एक कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं यूरेका। इसको देखो, एक तो मैंने क्या बोला, मैग्नीन बोला है। मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे कम होता है। इसका जो अल्फा का मान होता है वो कितना होता है? इसका जो अल्फा का मान होता है 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 फिर 2 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है कि प्रति डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रतिरोध है वो कितना चेंजेबल होगा। तो सबसे कम जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो मैग्नीन का होता है। तो कभी भी प्रतिरोध बनाने की बारी आती है तो हम फर्स्ट रेफरेंस पे मैग्नीन को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे कम होता है। अब आता है मैग्नीन भाई किस किस से मिलकर बनता है, तो एक वो भी देख लेते हैं। मैग्नीन में कॉपर, कॉपर प्लस मैग्नीज, मैग्नीज प्लस निकल से मिलकर बनता है। कॉपर मैग्नीज और निकल से मिलकर बनता है। कॉपर 84% होता है, निकल 12% होता है अपना, मैग्नीज 12% और 4% निकल होता है। क्या बोल रहा है, जो अपना मैग्नीन है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे कम होता है। इसका जो अल्फा का मान है सबसे कम है, इसका अल्फा का मान सबसे कम है, सबसे कम। ठीक है, मैग्नीन का अल्फा का मान, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे कम होता है, जो कि कितना होता है, अल्फा का मान 0.5 टाइम 0, 0 0 5 बार 0 फिर 25 प्रति डिग्री सेल्सियस। मैग्नीन किससे मिलकर बनता है? कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकल से मिलकर बनता है। कॉपर 84% होता है, मैग्नीज 12% होता है, निकल 4% होता है इसमें। दूसरा हमने देखा है कॉन्स्टेंट या यूरेका। कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट है यूरेका, है ना। तो ये क्या है, अब जो अल्फा का मान सबसे कम होता है मैग्नीन, अगर मैग्नीन के बाद
किसी का नंबर आता है तो वो आता है कॉन्स्टेंटन का अल्फा का मान मैग्नीन से ज्यादा होता है, लेकिन सबसे कम मैग्नीन आफ्टर दैट कॉन्स्टेंटन यूरेका का होता है। तो इन दो को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। कभी प्रतिरोध बनाना होता है तो इन दो को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि पहले अगर प्रतिरोध बनाना पड़े तो इन दो वायरों का ही हम प्रतिरोध बनाएंगे। ठीक है, अब कॉन्स्टेंटन ये किससे मिलकर बनता है? तो कॉन्स्टेंटन मिलके बनता है कॉपर प्लस निकल। कॉपर प्लस निकल से मिलके बनता है। इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है 55-45, 55% और 45%। ये कुछ कुछ जगह पे 60-40 भी मिलता है, 60-40 भी मिलता है, कुछ जगह 55-45 भी मिल जाता है ना। तो ये इसमें इतना है कि कॉपर की वैल्यू होता है 50% से ज्यादा होती है, निकेल की 50 से कम होती है। अब तो ऐसे याद रखो 55-45, 60-40, ये अलग अलग बुक पढ़ेंगे, किसी बुक में 55-45 है, किसी में 60-40 है ना। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि भाई हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्या है प्रतिरोध? वह अवयव घटक जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। अगर वो कोई युक्ति है, डिवाइस है, तो उसको प्रतिरोधक बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। और धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का अगर गुण है, प्रॉपर्टी है, तो उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। गुण है, गुण को देखो, अगर गुण है, गुण को तो हम बोलेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और अगर युक्ति है तो युक्ति को प्रतिरोधक या रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, प्रतीक आर होता है, ऐसे मात्रक ओम होता है, ये तो सबको पता है। प्रतिरोध के गुण, प्रतिरोध में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहली बात तो भाई आसानी से उपलब्ध हो जाए मार्केट में, सस्ता भी होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी वाट क्षमता उच्च होनी चाहिए। जितनी अधिक वाट क्षमता होगी उतना ही अच्छा है हमारे लिए। और ये आकार पे डिपेंड करता है, आकार जिसका ज्यादा उसकी वाट क्षमता ज्यादा, जिसका कम उसकी कम। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक, ताप गुणांक वो यथासंभव कम होना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम कोई पदार्थ है वो तापमान से चेंज होना चाहिए उसका प्रतिरोध। क्योंकि तापमान के साथ किसी पदार्थ का प्रतिरोध है वो कम से कम चेंज होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि चेंज ही ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चेंज ही ना हो। चेंज तो होगा, तापमान का फर्क तो हर चीज पे पड़ता है, तो वही बात है, तो वो कम से कम होना चाहिए अपना। अच्छा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है क्या है कि भाई प्रतिरोध पर तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको चीज को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? सबसे कम जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का होता है। सबसे कम टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब आती है जो मैग्नीन है, मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट सबसे कम होता है। कितना होता है? तो अल्फा का मान होता है 0.5 5/0 फिर 25 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, अल्फा होता है, ये सबसे कम होता है। मैग्नीन कॉपर, मैग्नीज और निकल से मिलकर बनता है। इनका रेशियो 84, 12%, 4% आपको लिखा दिया है। कॉन्स्टेंटन यूरेका कॉपर प्लस निकल से मिलकर बनता है ना। ये क्या है? 55-45 का रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो होता है। ठीक है, इस वाली लाइन में जो भी है सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये भी पूछा हुआ है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन सबसे कम किसका है, तो ये दोनों भी याद रखने हैं। और डेफिनेशन वगैरह तो सब पता है आपको, तो ये चीज है सब पूछी हुई है। इसका प्रतीक क्या है, मात्रा क्या है, वो सब कुछ पूछा हुआ है एग्जाम में। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इसमें पूछा हुआ नहीं है। तो ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है बेसिक, सबको आती होगी। कुछ चीजें हैं मैग्नीन कांस्टेंट हैं जो नहीं पता होगी, लेकिन इनको याद कर लेना। चलो हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं प्रतिरोध के प्रकार के। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं ना, प्रतिरोध के प्रकार। तो हम देखते हैं कि हमारे जो प्रतिरोध होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, सीधी सी बात है। एक कार्बन प्रतिरोध होता है, एक वायु प्रतिरोध होता है। एक कार्बन प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोध। एक होता है वायर बाउंड प्रतिरोध।
वायुमंडल प्रतिरोध। तो भाई कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध हम देखते हैं कि भाई कार्बन प्रतिरोध का पहली बात तो इसका जो आकार होता है, जो व्यास होता है, वो हम सबको पता है इसका कम होता है। व्यास या जो आकार है, इसकी जो मोटाई है वो क्या होती है? कम होती है। और वही हमने बहिर्वायु प्रतिरोध देखा है। तो बहिर्वायु का नाम कहते हैं, आप तो रियोस्टेट को देख लिया करो। क्या है रियोस्टेट? रियोस्टेट, तो रियोस्टेट का आकार कैसा है? कार्बन प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है ना, तो मतलब इसका व्यास या आकार होता है वो अधिक होता है। इसका व्यास या आकार क्या होता है? अधिक होता है। इसका आकार अधिक होता है, इसका आकार कम होता है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी? आकार पे अपना क्या चीज डिपेंड करती है? वाट क्षमता। क्या है? वाट क्षमता। तो भाई इसकी जो वाट क्षमता होती है, इसका आकार कम है तो इसकी वाट क्षमता भी कम होगी। मैंने आपको बताया था आकार वाट क्षमता के समानुपाती होता है। अगर वाट क्षमता कम, अगर आकार कम है तो वाट क्षमता कम, आकार अधिक है तो वाट क्षमता अधिक, तो इसकी वाट क्षमता अधिक आ जाएगी। राइट, ठीक है। तीसरी चीज आती है कि इनकी रेंज, रेंज यानी इनकी जो ये जो प्रतिरोध होता है ये मेगा ओम तक का होता है, तो इसकी जो रेंज होती है ना वो उच्च होती है। ये उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं। क्या है? उच्च मान के प्रतिरोध। ये उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं। कार्बन प्रतिरोध होते हैं ये उच्च मान के होते हैं, ये मेगा ओम में होते हैं। जो वायुमंडल प्रतिरोध होते हैं ये किलो ओम में होते हैं, तो ये कम मान के होते हैं। कम मान के कम क्षमता के प्रतिरोध, कम मान के प्रतिरोध, कम मान के प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, तो भाई ये उच्च मान के प्रतिरोध है, तो इनका यूज कहाँ करते हैं? हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, तो कार्बन प्रतिरोध का मैक्सिमम यूज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है। जहाँ पीसीबी होती है वहाँ कार्बन प्रतिरोध होता है। हमने भी देखा, खूब देखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज, राइट। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं कि वो कम रेंज पे, कम वाट क्षमता पे काम भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा चार्जर होता है, जो हमारा फोन की जो बैटरी होती है, फोन के अंदर क्या होती है? हमारी पीसीबी होती है, और पीसीबी को सप्लाई हमारी बैटरी से मिलती है। बैटरी हमारी कम क्षमता की होती है, आपने देखा है। तो ये जो वाट क्षमता कम है, इस पर वो उनों के लिए इनफ होता है ना। कार्बन प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज लेते हैं। यहाँ पे क्या है? इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल में यूज लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में प्रयोग, तो आपने देखा भी होगा, अगर जहाँ इंडस्ट्री वगैरह में हम इनका यूज ज्यादा करते हैं। मोटरों की गति नियंत्रण करनी है या और भी काफी यूज होता है, तो हम इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल में प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी इंडस्ट्रियल एरिया में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। तो ठीक है, मैंने बोला प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, कार्बन और वायुमंडल प्रतिरोध। कार्बन का आकार कम होता है, आकार कम तो वाट क्षमता कम होती है, वाट क्षमता कम होती है। और कार्बन प्रतिरोध उच्च मान के होते हैं, ये भी सबको पता है, ये मेगाओम के होते हैं हमारे कार्बन प्रतिरोध। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कम वाट क्षमता वाली चीजें चलती है, इस वजह से कम वाट क्षमता का हमारा कार्बन प्रतिरोध है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज लेते हैं। वायुमंडल प्रतिरोध, हमने बोला आकार अधिक, वाट क्षमता अधिक, कम मान के प्रतिरोध होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में हम प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि हमें अधिक वाट क्षमता की रिक्वायरमेंट होती है। अधिक वाट क्षमता वाले प्रतिरोध किए जाते हैं, तो वो हमारे वायुमंडल होते हैं, जिनकी वाट क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, लगभग 20-25 मिनट का समथिंग हो गया होगा अपना लेक्चर। तो बाकी इनके बारे में, कार्बन और वायुमंडल प्रतिरोध के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में भी पढ़ेंगे, पीटीसी क्या होता है, एनटीसी क्या होता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे।
तो बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलो बच्चों, ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।